अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को ये? यस मैम। ठीक है, चलो सो विल स्टार्ट। फंडामेंटल्स ऑफ योगा टीचिंग हमारा पहला यूनिट है। इसमें हमारे टोटल कितने यूनिट से पहला यूनिट है? पहला यूनिट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ योगा, जिसमें मीनिंग, क्वालिटीज ऑफ योगा टीचर, प्रिपरेशन, फैक्टर्स, मेथड्स, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। दूसरा यूनिट है हमारा लेसन प्लानिंग और क्लास मैनेजमेंट। हम लेसन को, अब जैसे कोई भी योगा क्लास अगर हम लेने जाएंगे तो ऐसा नहीं ना कि हम गए और हमने जैसे सब ले ली, हमें उसके बारे में पूरी चीजें पता होना चाहिए। हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो कैसे क्या चीज कर पाएगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें बनानी है, हमें उसको 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या 60 मिनट्स जितनी भी देर का आप सेशन दोगे तो वो कितनी देर का होना चाहिए, उसमें आप कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे इंक्लूड करोगे, किस चीज को कितना समय देना है। आसन को स्टार्टिंग के 20 मिनट देना होते हैं, फिर प्राणायाम को 10 मिनट देना होते हैं, फिर ध्यान करवाना होता है, फिर मुद्रास करवाना है, आई एक्सरसाइजेस करवाना होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको कितना समय देना है, वो 45-50 मिनट में वो आपको डिवाइड करना है और लेसन प्लानिंग से होता है। प्लस आप क्लास मैनेज कैसे कर सकते हो। फिर आता है थर्ड, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारी टीचिंग एड्स एंड रिवॉल्यूशन। तो टीचिंग के क्या क्या तरीके और रिवॉल्यूशन कैसे होगा, प्लस टाइप्स ऑफ योगा लेसन्स। ठीक है, तो इतनी चीजों के लिए हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ योगा टीचिंग। फंडामेंटल्स क्या क्या होंगे, उसमें सबसे पहले आएगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग योगा। तो मीनिंग क्या क्या हो सकता है टीचिंग का? टीचिंग योगा इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग योगिक नॉलेज, स्किल्स and values to individual for improving physical, mental, spiritual well। यानी टीचिंग योगा किसी को सिखाना एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि उसको आप कैसे भी करके, कैसे भी शुरू करके, कैसे भी खत्म नहीं कर सकते। उसका एक हर चीज का तरीका होता है। ऐसा नहीं ना कि आप पहले आप आओ, आपसे बोल दो कि हाँ आप सारे आसनास कर लो, फिर मेडिटेशन कर लो, फिर लूजिंग एक्सरसाइज करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। ऐसा नहीं है, हम उसको एक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल करवाएंगे, हम आपका पहले माइंड रिलैक्स करवाएंगे, हम बॉडी आपकी स्थिर करवाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको रिलैक्स करवाते हैं। रिलैक्स हम कैसे करवाएंगे कि पूरा ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में लिख जाए। फिर हम धीरे धीरे करके सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑन द स्पॉट जॉगिंग वगैरह करवाते हैं लोग। ठीक है, तो वो करवा के उसके बाद फिर वापस से ब्रीदिंग नॉर्मल करके फिर हम हल्के से आसना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टूडेंट है उसने जिंदगी में कभी योगा नहीं करा, वो आपसे पहली बार योगा ले रहा है और आपने इंप्रेशन अच्छा करने के चक्कर में उसके बहुत सारे आसन करवा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से आपका जो पहला क्लास होता है, जिसको ज्यादातर लोग डेमो बोलते हैं, आपका जो पहला क्लास रहेगा योग का, उसका मतलब ही वही होता है कि आप ये देखते हो, आप सामने वाले के स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लेकर के उसकी पूरी हिस्ट्री जान सकते हो, उसकी पूरी कंडीशन जान सकते हो, उसको फिजिकल, मेंटल और आध्यात्मिक तरीके से भी हर चीज, क्योंकि हमें योगा से हर चीज से लेकर आना है। तो हमें उसका स्ट्रेस जानना है, हमें उसके पास्ट में जो भी कोई ट्रॉमा हुआ जिसके से आज उसको इतना स्ट्रेस है, या उसको मेडिकल कंडीशंस है, उसको कोई फिजिकल इंजरीज कभी हुई है, कभी कोई सर्जरीज हुई है, उसको कभी योगा में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा, उसको हमेशा जिम किया, तो आप उसको योगा में कैसे इंटरेस्ट लेकर के आओगे? क्योंकि योगा इज अ स्लो प्रोसेस। काफी सारे लोग हैं आजकल जिनको जिम में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि योगा में उनको ऐसा लगता है कि काफी बोरिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता। तो आप उसके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे और आप उसके प्रैक्टिसेस कैसे करवाओगे, आप उसको कैसे समझाओगे चीजें। पहली जो क्लास है उसमें आप उसकी लचीलापन जो है, उसके शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी चेक करोगे, उसके शरीर में स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा आसन करने के लिए, तब आप चेक करोगे। पहले आसन में आप उसको हेड स्टैंड पोज नहीं करवा सकते हो पहली क्लास में, तब आसनास नहीं करवा सकते क्योंकि आपको नहीं पता। तो उसको लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा कि देखो मैम करवा रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर उसका जो इंटरेस्ट जैसे जैसे योगा तक आया था वो भी चला गया। तो इसलिए योगा को हमेशा सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला जाता है। योगा हर कोई नहीं करवा सकता, योगा कर कोई भी सकता है बट करवा कोई नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उसके एक तरीके होते हैं कि आपको कौन सी चीज कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, मीनिंग ही है हमारा योगा टीचिंग का। ऐसे कोई भी नहीं करवाएगा, इसीलिए आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी चीजें बताई जाती है। फिर आता है टीचिंग योगा, एक ऐसा आर्ट है, साइंस है, जो कि लोगों को समझाता है, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए गाइड करता है।
कि आप शरीर से हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हो, आपके शरीर में स्ट्रेंथ रहे। फिजिकल फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका वजन कम होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है आपके शरीर में कहीं पे कोई भी समस्या ना हो, कोई इंजरी ना हो, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, वीकनेस नहीं हो, कोई बल्जिंग नहीं हो आपके शरीर में। ये सब चीजें जो हम करते हैं, ये जो होती है, ये होती है इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। मेंटल क्लैरिटी के लिए आपका दिमाग हमेशा शांत रहे, आप जो सोच रहे हैं वो क्लियरली सोचें, इमोशनल बैलेंस रहे आप, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो, ये सब चीजें हमको योगा से मिलती है। Yoga teacher does not merely demonstrate causes but acts as a facilitator of holistic well-being. जो मैंने आप लोगों को बताया, योगा टीचर का काम सिर्फ ऐसा नहीं आए, आपके पास योगा करवाया, एक बार करके दिखा दिया, उन्होंने करा और आप काउंटिंग्स करते रहे, वो असली योगा टीचर नहीं होता। योगा टीचर तो होता है वो होलिस्टिक वेलबींग के लिए होता है, यानी उसके मेंटल लेवल पे, उसकी बॉडी के लेवल पे, उसकी सारी चीजों पर वो काम करता है, वो जो है वो योगा वो योगा है। तो योगा टीचर है जो कि उसको पूरी तरह से समझाए, नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करे, प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन के लिए, फिलोसफी के लिए। जैसे मेरा एक प्रैक्टिस है कि मैं जब भी किसी की योगा क्लास देखती हूँ तो मैं बहुत उनको उनका एक्सपीरियंस समझ के कि उन्होंने पहले कभी योगा किया है नहीं किया है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी, उनकी इंजरीज कैसी है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेने के बाद हर एक में एक्सरसाइज जो उन्हें करवाऊंगी मैं उसका बेनिफिट उन्हें बताऊंगी, ताकि उनको समझ में आए कि हम वो एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि नेक अप एंड डाउन करना है, वो कुछ नहीं है, टाइम पास करना है। तो हमको एक्सपीरियंस करवाना है उनको कि नेक अप एंड डाउन मूवमेंट या नेक मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों जरूरी है आपके लिए, है ना। और गर्दन घुमाना, हाथों का मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट क्यों जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम क्यों जरूरी है आपके लिए, उनको ये बताना होता है। तो मैं उनको, और कोई भी पोस्चर भी अगर मैं करवाऊंगी, मैं हर पोस्चर के बाद उसका बेनिफिट बताती हूँ। जब मैं वो पोस्चर के बाद उसको रिलैक्स करवाऊंगी, ये मेरा क्राइटेरिया है कि मैं उनको बेनिफिट जरूर बताऊंगी उसके। अगर मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, मैं प्राणायाम करवा रही हूँ, मैं एक नॉर्मल स्ट्रेच भी करवा रही हूँ, तो मुझे उनके उसके बारे में उनको 2-3 पॉइंट्स बताने हैं, ताकि उनको समझ में आए कि वो जरा सी चीज उनके लिए क्यों जरूरी है। ठीक है। तो ये योगा टीचर जो है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपने नॉलेज उनसे शेयर करो। आप ये मत सोचो कि आपने उनको 4 आसनों के नाम बता दिए तो आपको कोई गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे और फिर वो खुद से करेंगे, आपके पास से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा उनसे नॉलेज शेयर करके उनको कॉन्फिडेंस दोगे, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लोगे, उतना ज्यादा वो आपसे जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उतना ज्यादा ही वो योगा को फोकस कर पाएंगे, क्योंकि योगा उनकी ऑल ओवर होलिस्टिक के लिए होता है, सिर्फ शारीरिक रूप से आपको समस्याओं से उसके लिए नहीं होता है, हर चीज के लिए। ठीक है, तो वो हमें करना होता है। फिर यहाँ से हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो टीचिंग योगा कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस थ्रू व्हिच अ टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स टू अचीव हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड, सोल थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। यानी टीचिंग योगा को क्या ऐसे बोल सकते हैं, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। स्पिरिचुअल क्यों, क्योंकि हम अपने आप को अध्यात्म से, इनर कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं, चैंटिंग है, जब है, सब चीजें उसमें है, ध्यान लगा रहे हैं, हम उपकार चैंटिंग कर रहे हैं, इसलिए। तो और प्लस साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इन सब चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजंस है कि कौन सा पोस्चर क्यों करना है, चैंटिंग्स करना है तो क्यों करना है, ये सब चीजें। तो उसका मतलब है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को गाइड करता है ताकि वो अपने शरीर में, माइंड में और सोल में, तीनों चीजों में हार्मनी मतलब बैलेंस लेकर के आ पाए योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा, योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू। ठीक है, तो वो एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है टीचिंग। दूसरा है योगा टीचर इज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल हु हैज स्टडीड द साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ योगा। आप जो है, आपको पूरी साइंस हमने इसीलिए पढ़ाई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ाई, तो योगा ही तो करवाना है। हम आपको नॉर्मल पोस्चर्स पढ़ा देते हैं और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको पूरा साइंस पता होना चाहिए। सर इसीलिए पूरे सिलेबस में सारी चीजें ऐड करवाते हैं कि आपको पूरी साइंस पता होना चाहिए, आपको एक छोटी से छोटी चीज आपको पता होना चाहिए योगा पोस्चर के लिए। क्वालिफाइड प्रोफेशनल आप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2-4-6 महीने का डिप्लोमा करा और आपने बहुत ज्यादा सब चीजों में। आप योगा एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा ग्रेजुएशन, जितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स लेते जाओ उतना आपको कम पड़ता है। तो वो क्वालिफाइड अपने आप को उतना रखना है, प्लस अपने आप को साइंस और फिलोसफी के हिसाब से इतना प्रैक्टिस करना है कि आप ग्रुप और प्राइवेट सेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इजीली ले पाओ।
है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ग्रुप ले सकती हूँ, मैं वन ऑन वन नहीं ले सकती, या मैं सिर्फ वन ऑन वन ले सकती हूँ, प्राइवेट सेशंस ले सकती हूँ, मैं ग्रुप नहीं ले सकती, ऐसा नहीं। हम उतना क्वालिफाइड है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, तभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है अ योगा टीचर इज अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल क्यों बोला है? क्योंकि आपका काम सिर्फ योगा करवाना नहीं है, बल्कि आप उसको समझा रहे हो, उसके सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आप उसको समझाओगे। Who instruct group classes या teaches students to do various stretching processes. Meditation promote mindfulness overall well, यानी स्ट्रेचेस के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाना है आप कैसे होगा, ग्रुप क्लासेस के थ्रू, वन ऑन वन के थ्रू आप बस उन्हें बताओ कि उनके लिए हर एक प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। टीचर वर्सेस इंस्ट्रक्टर देखते हैं एक बार। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर वर्सेस इंस्ट्रक्टर? आप लोगों में से कोई बताओ, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई उसके साथ क्या डिफरेंस है टीचर और एक इंस्ट्रक्टर? बताओ भाई कोई भी। मैम टीचर बेसिकली हर एक चीज को बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ जो अच्छे से एक्सप्लेन करे। मतलब टीचर को हम एज अ गुरु समझते हैं, जो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, हर उस चीज को प्रैक्टिकली भी समझाता है। इंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, लाइक सर्कस में होते हैं ना, लायन को आपने इंस्ट्रक्शन दिया या किसी भी एनिमल को इंस्ट्रक्शन दिया और उससे काम कराया, सो दैट्स नॉट टीचिंग, दैट्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग देम। आपने अपने इंस्ट्रक्शंस पे उनको काम करना सिखाया। तो टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज इन यू, ताकि आप उस नॉलेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करें और आप उसको आगे स्प्रेड करें। तो ये डिफरेंस है टीचर और एक इंस्ट्रक्टर में मैम। यस, फेयर इनफ, थैंक यू सो मच अनु, वेरी गुड, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है आपने टीचर और इंस्ट्रक्टर को। तो टीचर और इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर प्राइमरीली फोकसेस ऑन टीचिंग टेक्निक्स, यानी इंस्ट्रक्टर जो है वो फोकस करता है आपको आसनास करवाना है, ठीक है, और प्रैक्टिसेस करवाना है। लेकिन योगा टीचर जो होता है वो क्या करता है, वो टेक्निक्स अडैप्ट करता है जिससे कि वो हर एक इंसान की नीड, उसका अलाइनमेंट, उसका बॉडी माइंड कनेक्शन, हर चीज पर वो काम कर पाता है, उसके बेनिफिट्स के साथ उसको अपनी नॉलेज शेयर करवाता है, जिससे कि अनु ने कहा कि वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। क्योंकि टीचर मीन्स गुरु, जो कि आपको पूरी सारी चीजें समझाएगा। इंस्ट्रक्टर का काम है आएगा, आपको योगा करवाएगा और चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है आपको किस चीज की नीड है, आपकी बॉडी में किस चीज की प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, सारी चीजें कैसी है, ये सब चीजों से उसको कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग योगा, क्या इम्पोर्टेंस है? टीचिंग योगा इज एसेंशियल फॉर कल्टिवेटिंग अ बैलेंस्ड हेल्दी सोसाइटी, particularly in a high stress modern world। ठीक है, टीचिंग योगा जो कि आजकल हमें अपनी बॉडी में एक बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि हमारी लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा भागदौड़ हो गई है। हम सबको ध्यान नहीं है कि हमने आखिरी बार स्कूल से बैठ के बात कब की, बिना मोबाइल के, बिना फोन के, खाना कब खाया है बिना टीवी के, आपस में हम कब पीसफुली बैठे हैं। तो ये सब चीजों के लिए योगा इज इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पे हाई स्ट्रेस मॉडर्न वर्ल्ड हो चुका है इसलिए। तो हमारा है इसमें होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट मतलब योगा टीचर्स जो है उनका काम है कि वो आपके फिजिकल एलिमेंट यानी पेन है, पुअर पोस्चर्स है, इन सब चीजों को तो ठीक करे ही करे, साथ में साइकोसोमेटिक इश्यूज को तो ठीक करे, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा आना है, हर पल में चिड़चिड़ाना है, मूड स्विंग्स है, इन सब चीजों। फिर आता है प्रेजर्वेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो टीचर्स जो है yoga ensures that yoga is not reduced merely to physical activities of fitness yoga, बल्कि it preserving it deeper spiritual and philosophical roots। यानी प्रिजर्वेशन की बात करें तो हम सिर्फ उसको ऐसे प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे कि योगा टीचर जो है उसको सिर्फ आसनास करवा रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिसेस के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं, बल्कि वो उसको सारी ही चीजों में इन्वॉल्व करके रखेंगे, डीपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तक उसको लेकर के जाएंगे। सेफ प्रैक्टिस है क्योंकि गुड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरीज। कैसे? आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर नहीं पता तो आपको नहीं पता है कि अगर सामने वाले को बैक पेन है, अभी एक्यूट में है, एक्यूट बैक पेन में पेन बहुत ज्यादा है, क्रॉनिक बैक पेन में पेन कम है, सिवियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्यूट बैक पेन है, आप उसको आसनास करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि एनाटॉमी कौन सी मसल कहाँ से पुल हो रही है, किस आसन में कौन कौन से मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं,
किस आसन में कौन कौन से बेनिफिट्स आ रहे हैं आपको नहीं पता, क्योंकि आपका है ही नहीं। तो गुड टीचिंग का मतलब ही वही है कि आपको उसकी रिस्क ऑफ इंजरीज से उसको कम करवाना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाना है। बाय फोकसिंग ऑन करेक्ट अलाइनमेंट जैसे मैंने आपको बताया, एनाटॉमी एंड मॉडिफिकेशन मतलब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वीरभद्रासन के जितने भी मॉडिफिकेशन, तो वो मॉडिफिकेशन क्यों बने? क्योंकि कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को कोई आसन बताते हैं, तो क्या वो हर आसन परफेक्शन के साथ कर सकती है जो वो नॉर्मल वे में कर सकती है या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है? नहीं, हमको उसको मॉडिफाई करना होता है। तो वो स्मार्टनेस आपके पास होना चाहिए, और वो स्मार्टनेस आपके पास तभी आएगी या कोई भी इंसान अगर नॉर्मल इंडिविजुअल भी पेन या किसी भी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए कि आप उनको प्रॉपरली समझा पाए कि आपको ये आसन ऐसे नहीं हो पा रहा, तो आप उसको तुरंत ऐसे मॉडिफाई कर दो ताकि आप कर भी पाओ वो आसन, एक नया चेंज भी हो जाए और बाकी चीजें आपको अफेक्ट भी ना करें, आपको पेन भी ना करे। ठीक है, तो ये हमको करना होता है। प्लस कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी इंस्ट्रक्टर फोस्टर अ सपोर्टिव कम्युनिटी promoting mental peace and emotional resilience among participants। यानी कम्युनिटी बिल्डिंग करना इस योगा टीचर का एक काम है कि वो लोगों को समझाए, सपोर्ट करे, कम्युनिटी को प्रमोट करे उनकी मेंटल पीस के लिए, उनकी इमोशनल रेजिलियंस के लिए, ताकि वो योग से जुड़े और अच्छे से ज्यादा बेनिफिट्स ले पाए। तो वो आपके ऊपर भी है, कम्युनिटी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा एजुकेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे? तो फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, मेंटल है, मोरल, एथिकल, स्पिरिचुअल, थेरेपेटिक, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमको देखना होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्यों, तो योगा एजुकेशन क्यों जरूरी है? फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, शरीर में लचीलापन लाने के लिए, ताकत लाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, प्रॉपर पोस्चर, बॉडी अलाइनमेंट के लिए, और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए योगा एजुकेशन जो है वो जरूरी है। मेंटल ऑब्जेक्ट्स को देखें तो कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर आजकल कम हो गई, उसके लिए जरूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आना है, एक स्थिरता लेकर आना है, उसके लिए जरूरी है। प्लस रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए जरूरी है। फिर आता है मोरल एथिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो डिसिप्लिन यानी अपने आप में अनुशासन में आ जाते हैं। जब हम योग की तरफ खींचते हैं तो अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है हमें। सुबह उठते नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम योग से अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि नहीं, मुझे एनी हाउ मुझे 4 बजे उठना है, वो एक सेल्फ कंट्रोल कि मैं अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर पा रही हूँ। प्रैक्टिस वैल्यूज लाइक ट्रुथ, जैसे सत्य, अहिंसा, इस ये जो हमने पढ़े थे यम नियम, उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो वो हमारे एथिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए योगा एजुकेशन जरूरी है। अध्यात्म के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने खुद के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनर कॉन्शियसनेस को हम अवेकन कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं योग एजुकेशन के थ्रू। फिर आता है थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स, तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसको इंसोम्निया है तो मेडिटेशन से वो ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो वो प्राणायाम से, ब्रीदिंग टेक्निक से ठीक हो जाती है। प्लस हमारी हीलिंग जो है वो नेचुरल मेथड्स के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव, इस चीज के लिए हमारे लिए योगा एजुकेशन जरूरी है। अब ये रोल एंड क्वालिटीज ऑफ योगा टीचर, तो क्या क्या हो सकती है, योगा टीचर कैसा होना चाहिए? तो रोल ऑफ योगा टीचर गाइड और इंस्ट्रक्टर, यानी आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करें, साथ साथ में आपको योग प्रैक्टिस को क्लियरली बताते भी जाए कि ये आसन में हाथ इसलिए उठता है, ये हाथ में आसन में सांस छोड़ते हुए हाथ इसलिए नीचे जाता है, सांस लेते हुए आसन हाथ उठता है, फिर हम ऊपर जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, उसका क्या मतलब है, उसको बेनिफिट्स बताना है। तो वो गाइडेंस आपको देना होती है, वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस सेशन में। फिर आता है वो मोटिवेटर होता है, ऐसा नहीं है कि अरे आपसे तो हो ही नहीं रहा आसन, आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमको ऐसा नहीं बोलना होता है। हमें क्लियरली बोलना, अरे वाह आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, आप पहली बार योगा कर रहे हो और आप इतने अच्छे से आसन कर रहे हो, वेरी गुड। तो ये एक मोटिवेशन आपको होना चाहिए, हमेशा आप एनकरेज करो उसको कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करे। ऐसा नहीं है कि अरे आपसे तो हो ही नहीं रहा, आप रहने तो आपको जिम जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा योगा, आपसे ध्यान नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज ध्यान नहीं लगा, आपने मेडिटेशन करवाया, आज ध्यान नहीं लगा, आज नहीं लगेगा, 7 दिन बाद तो लगेगा, 10 दिन प्रैक्टिस करो तो 10वें दिन तो अच्छे से पहुंचेगा वो। तो ऐसे आपको मोटिवेट करना है। रोल मॉडल, लाइव लिव्स अ योगिक लाइफस्टाइल,
पहले खुद अनुशासन में और सिंप्लिसिटी के साथ रहोगे, तब जाके लोग आपको देख करके सीख पाएंगे। तो आपको रोल मॉडल होना चाहिए बाकी लोगों के लिए, कि वाह ये कितना फिट है, ये कितना अनुशासन में रहता है, देखो ये बाहर किसी से नहीं खाता, ये अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है, ये अपने आप को कितना सिंप्लिसिटी के साथ रखता है। आप खुद उनके रोल मॉडल बनोगे, तब वो आपका रोल है, तब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे, प्रोत्साहित कर पाओगे। ऑब्जर्वर जो कि प्रॉपरली ऑब्जर्व करता है चीजों से, है ना, जैसे कि उसने कोई आसन करा, आप उसको नहीं बोलोगे, आप उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे कि हाँ इसमें ये गलतियां थी, फिर आप उसको हल्के से समझाओगे कि आपको ये जो हाथ है उसको ऐसे रखना है, आपको फिंगर ऐसे रखना है, आपको इनहेलेशन के साथ ये आसन करना है, आपको एक्सहेलेशन के साथ वापस नीचे आना है, आपको उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर होना चाहिए, मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस और करेक्ट मिस्टेक्स। तो वो गलतियां कर रहा है उसको सही करना है और उनकी प्रोग्रेस को साइलेंटली ऑब्जर्व करना है। फिर हीलर सपोर्टिव रोल, क्योंकि हेल्थ इन इम्प्रूविंग हेल्थ थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस, योगा के थ्रू हम उसकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को सही कर रहे हैं, या आपको उसको विश्वास दिलाना है कि हम आपको सिर्फ योगा फिटनेस के लिए नहीं करवा रहे, हम सारी चीजें करवा रहे हैं। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है योगा टीचर का, प्लस काउंसलर होगा। आए आके योगा करवाया चलेगा, कोई मतलब नहीं है आज सामने वाले का मूड कैसा है, कोई इमोशनली ठीक है, हो सकता है वो रात भर सोया नहीं है किसी प्रॉब्लम की वजह से, पेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, उसको आपको इमोशनली और मेंटल लेवल पे सपोर्ट करना होगा। आप उस सेशन में आज आसन कम करवा लो, 4 आसन करवा लो या प्रैक्टिस करवा दो, लेकिन बीच में उससे बात करो, एटलीस्ट वो आपसे कुछ चीजें शेयर कर पाएगा, क्योंकि आप उसको जज नहीं कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी उसको देना है, तो ये हमारा रोल है योगा टीचर का। अब आती है क्वालिटीज क्या है, तो क्वालिटीज और रोल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो एक तो है आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप बहुत जरा जरा में आप गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, चिढ़ा रहे हो, दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ प्रॉपर योगा टीचर। योगा टीचर का काम है बहुत शांत रहेगा, बहुत आराम से कॉन्फिडेंट की बात करेगा, ठीक है, उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप जब योगा टीचर से मिलोगे तो आपको ही लगेगा कि अरे वाह मैं किससे मिला हूँ, ये कितना शांत है, कितना काम है। आगे ठीक तो आप योगा टीचर से मिलके हो जाओ, वैसा पेशेंस होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि वो खुद इतनी प्रैक्टिस करता है, उसका एटीट्यूड बहुत सकारात्मक होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस उसकी बहुत अच्छी होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होना चाहिए, कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग। कंपैशनेट मतलब उसको अच्छे से, उसको हर चीज का उसको हो कि नहीं आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, मुझे आपको ये भी बताना है, मुझे आपको ये भी बताना है, मुझे आपको ये समझाना है, प्लस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी है, एक टीचर की पर्सनालिटी जो होती है वो सीधा सीधा स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक योगा टीचर हैं। तो क्वालिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी, सेकंड आता है डिसिप्लिन, रेगुलर पर्सनल प्रैक्टिस। हाँ मैम पहला एक क्वेश्चन था एक्चुअली योगा योगा टीचर में, आपने जैसे कहा था कि योगा गाइड एंड इंस्ट्रक्टर जो है डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, उसके मतलब सामने वाले को डेमोन्स्ट्रेट करेगा वो जो भी आसनास है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा। तो मैम बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एडवांस आसनास होते हैं जो हम कर नहीं पाते, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो मुझे किसी ने कहा है कि आपको मतलब प्रॉपरली उस बंदे को प्रॉपरली बताना आना चाहिए कि कैसा करना है वो आसन, अब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं तो चलेगा, तो ये जरूरी है मतलब नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का इन द सेंस ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा, पहली चीज तो रहेंगे हम कोई भी एडवांस आसनास हम ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं करवा सकते। हमारे जो आसनास होते हैं वो हमेशा बहुत इंटरमीडिएट लेवल तक जाते हैं, बहुत एडवांस आसनास हम ऊपर जो 6 महीने साल भर से प्रैक्टिस कर रहा है उसी को हम एडवांस आसन कर रहे हैं। तो दूसरी चीज की हाँ हम तो सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी तो है, एक बार तो आपको उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ताकि उनको समझ में तो आए कि उनको करेक्ट पोस्चर क्या है और उनको पहुंचना कैसे। आज नहीं 7 दिन बाद तो एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेट करना तो जरूरी है, गाइडेंस देना पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेट तो करना पड़ेगा। हाँ लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे स्पेशली फीमेल योगा टीचर्स जो है वो कई बार उसमें है पीरियड्स में, तो अगर वो ऑफलाइन ले रही है तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि आप उनको खुद पकड़ के करवा सकते हो सब चीजों में, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो वो पोस्चर, लेकिन आप उनको समझा सकते हो, आप अपनी गाइडेंस के साथ उनको बता सकते हो ऐसा। तो वो इज सेम थिंग कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा और गाइडेंस मतलब बहुत से बेसिकली जैसे एडवांस आसनास होते हैं जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स है उनको हम अगर करके ना बता पा रहे हैं
बता पाए कि ऐसे करना है आपको, वे बता पाए उनको। यस ठीक है। यस यस, आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से कि कौन सी चीज आपको कैसे करना है। बहुत सारे ऐसा कि बॉडी हर कोई ऐसा नहीं कर पाती है। यस यस राइट, ठीक है। तो वही है ना, तो आपको उनको गाइड करना है कि आप ऐसे से ऐसा कर लो। हो सकता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आप उसमें आपकी गलती नहीं है ना कि आप योगा टीचर हो, लेकिन तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी ही होगी, ऐसा नहीं। जी मैम, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। जी। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में, तो आपको खुद रेगुलर प्रैक्टिस करना होती है योग की, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको पंक्चुअल होना है, ऐसा नहीं कि आपको उसने आपको 10 बजे का टाइम दिया है, आप 10:15 10:30 बजे आते हो। तो योगा टीचर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनुशासन, पंक्चुअलिटी, समय से सारी चीजें मैनेज करना, टाइम मैनेज करना। टाइम टाइम था 9 से 10 का और आपने उसको 10:30 बजे तक फ्री करा, तो ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत 9:15 से करी और 9:30 10 तक, प्रैक्टिस इससे पूरी नहीं हो पाई। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आपको वो 45-50 मिनट्स में पूरी योगा प्रैक्टिस को कैसे कॉम्पैक्ट करना है, कैसे आपको उनको सही से करना है। योगिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है उसको खुद को भी, तब जाके वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। और प्रोफेशनल एथिक्स रखना होता है कि प्रोफेशनल एथिक्स में मतलब जैसे कि सामने वाले ने आपसे कुछ चीजें शेयर की, सामने वाले ने आपको बहुत सारी चीजें बताई जिसको आप योगा करवाने गए, तो आप उसकी चीजें अपने तक रखो। आप बाहर निकले, आपने फोन लगा दिया किसी को, उसको को आपने कुछ, हाँ आप डिस्कस कर सकते हो, वो तो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का एथिक्स ही है कि आप डिस्कस करोगे तो बिना नाम यूज करे आप डिस्कस करो। किसी की भी प्रॉब्लम्स उनके परमिशन के बिना आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बहुत सिंपल, क्लियर, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे, जैसे रेनू ने अभी पूछा कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम आप गाइडेंस अच्छी दो, आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे कि वो समझ पाए। अगर सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है तो आपका कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए कि उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में उसको अच्छे से समझा पाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका आवाज बहुत अच्छा होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है जब आप आसनास कर रहे हो तब थोड़ा सा हार्ड फास्ट हो, थोड़ा सा तेज हो, उसको समझ में आए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो सॉफ्टनेस आपकी वॉइस में आ जाए, तो उसको मेडिटेशन में आपकी आवाज सुन के ही आधा वो ध्यान में चला जाए, तो वो मॉड्यूलेशन आपकी आवाज में आना चाहिए। प्लस यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जो भी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के हिसाब से, हिंदी आती है तो इंग्लिश। हाँ बहुत सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग ऑब्वियसली, हमें पूरी साउथ ऑफ तमिल आएगी अगर हम लोग एमपी और इस साइड के, हर किसी को नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है, आप उनको इंग्लिश भी में क्लियरली समझा सकते हो। तो ये दो लैंग्वेजेस एटलीस्ट आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आए, प्लस एबिलिटी हो कि आप उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली क्लियर कर पाओ, समझा पाओ। प्लस आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो वो आपको कुछ बता रहे हैं बीच में आपने अपना इंटरप्ट, चलो चलो ठीक है आपकी स्टोरी बहुत लंबी है, हम पोस्टर करते हैं, हमारा टाइम चला रहा है क्योंकि मुझे 10 बजे दूसरा सेशन मिल जाता है। ऐसा नहीं, आप इसको अच्छे से सुनो, इसको समझो, इसको इमोशनली कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्वालिटीज है योगा टीचर की जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा है प्रिपरेशन ऑफ योगा टीचर, कैसे प्रिपेयर होता है उसके लिए मैं चाहूंगी कि 10 मिनट का ब्रेक ले लें क्योंकि मैं 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रही हूँ, तो आई वांट 10 मिनट्स ब्रेक। तो 59 हो रहा है, 11:09 पे हम लोग रिसेंटली मतलब वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो कोई वो छोड़ेगा नहीं, सिर्फ म्यूट कर लीजिए। 11:09 पे एग्जैक्टली सब लोग आ जाइए।
नहीं लग जाएगा, लग जाता है। वो वाला नहीं लगता है। Happy anniversary. थैंक यू। जी नमस्कार, कैसे कृष्णा, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हमने कहा संडे है, हो सकता है आज बात हो जाए। तो कुछ बात हुआ था क्या उनसे? नहीं हुआ? विशाखा जी नहीं? अच्छा अच्छा। हम्म हम्म हम्म। ठीक, देख लो, आज संडे है तो कर ही लो आज इन लोगों को। अब विशाखा जी को भी डील कर लोगे तो करना है तो कर लो इसी में, नहीं तो फिर कब मिलेगा चांस कुछ पता है नहीं अभी। हम्म हम्म। ठीक, देखो ओके।
जी जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं? तो आज घर ही पे हैं कि बाहर गए हैं? अच्छा अच्छा। जब मौसम वैसा है तो फिर हम्म हम्म। नहीं नहीं वो ठीक है। बसंत भाई से नहीं बात हो पाई? हम्म 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 हम्म। सिर्फ 10,000 दिया है 7 स्टूडेंट पे। मौसम तो हेलो। मौसम तो यस सब मैम, जगह का चल रहा आगे है। बढ़ो। यस मैम, ठीक है। हम्म स्क्रीन पे विजिबल ही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक। प्रिपरेशन ऑफ अ योगा टीचर हम स्टार्ट करेंगे। कैसे प्रिपेयर करना है आपको अपने आप को? सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है ना? यानी अपने आप को मेंटल लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ आपको क्लास लेने के लिए जाना है, आपको पूरा रोल मॉडल होना चाहिए, आपको पूरी गाइडेंस के साथ रेडी रहना है। फिजिकली एथिकल प्रिपरेशन, सारे प्रिपरेशन आपको करना है एज ए योगा टीचर। योगा टीचर इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर बट अ गाइड और अ रोल मॉडल। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपको गाइड देना है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बल्कि आप किसी के रोल मॉडल हो, क्योंकि आप खुद योगा टीचर हो, तो वो आपसे कुछ चीजें हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। प्रॉपर प्रिपरेशन जरूरी है। इफेक्टिव टीचिंग यानी आपका तरीका उसको समझ में आना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए। स्टूडेंट की सेफ्टी, उसको कोई इंजरी ना हो जाए, उसको आपको उतना ही पुश करना जितना जरूरी है। प्लस ऑथेंटिक ट्रांसमिशन ऑफ मैंने धीरे धीरे करके उसको एक लेवल पे लेके जाना। तो मेंटल प्रिपरेशन कैसे करवाओ, कैसे होगी आप? प्रिपरेशन ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर बिफोर टीचिंग। टीचिंग से पहले आपका दिमाग, आपका एटीट्यूड उस तरह का होना चाहिए कि आप लगो कि हाँ आप एक योगा टीचर हो। ऐसे नहीं आप कैसे भी उठे, कैसे भी कपड़े पहने, जॉगिंग कर रहे हैं, चले गए, आपका ऐसे रोल मॉडल नहीं है, ऐसा ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो मेंटली आप पहले प्रिपेयर हो। की एस्पेक्ट्स आपके होंगे। क्लैरिटी ऑफ माइंड यानी आपका दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि आपके आसपास जो चीजें हो रही है, आपके घर में जो लोग हैं, जब आप क्लास ले रहे हो या आप कहीं गए हो तो उसकी घर में चीज हो रही है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप किस टेंशन में हो, आप उसकी वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो सही तरीका नहीं है एक योगा टीचिंग के लिए। फोकस ऑन टीचिंग, टीचिंग के ऊपर आपका सारा फोकस होना चाहिए। एक आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, काम होना चाहिए, पेशेंट यानी बहुत स्थिर, एकदम शांत, एनकरेजिंग होना चाहिए, जो उनको प्रोत्साहित करे हर चीज के लिए।
जो जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, कि वो किस रिलीजन का है या वो किस बैकग्राउंड से है या उसके फाइनेंशियल इश्यूज कैसे हैं या उसकी किसी भी चीज को लेकर के आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कि आप उसके टीचर हो तो आपको उसको पॉजिटिव वे में रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है। आपको उसको उस वाइब में सेट नहीं करना होता है जिस वाइब में उसको आपके साथ अच्छा ना लगे। ठीक है, फिर आता है कंसंट्रेशन अवेयरनेस। आपका खुद का कंसंट्रेशन और अवेयरनेस होना चाहिए, यानी आपको फुल अटेंशन होना चाहिए आपका क्लास में और स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा नहीं आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और आ गया फिर आपने वो चीज बोल दी वहां पे, तो ये अच्छा साउंड नहीं करती है, अच्छा आपका पर्सनालिटी शो नहीं करती है। और आपकी अवेयरनेस जो होती है इंडिविजुअल नीड्स की, हर किसी के हिसाब से वो अलग होती है, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी बैलेंस रिएक्शंस। हाँ ठीक है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आप उस चीज को वहां शो नहीं करते। आपको इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आपको इतना इंस्टेबिलिटी होना चाहिए कि आपको ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें आता है कई बार गुस्सा, वी आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम गाइडेंस देने वाले हैं तो हमें गुस्सा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, हम भी हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें कहाँ अपना गुस्सा दिखाना है। हम स्टूडेंट्स को सामने नहीं बोल सकते हैं, हम उसको चिल्ला नहीं सकते, हम उसको स्ट्रेस और एंजाइटी शो नहीं कर सकते, तो हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इन नॉलेज एंड टीचिंग एंड टीचिंग। ठीक है, हमें अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस, जो मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट बोलेगा कि मैम मैंने गूगल पे ऐसा पढ़ा था, या मेरे पुराना वाला टीचर ऐसा करवाता था, या मैंने कहीं ग्रुप सोसाइटी में जो क्लासेस में वहां गई वहां किसी और ने ऐसा करवाया, तो मैं क्या करूँ। तो आप तो ऐसा बोल रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं, आपको आपकी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सही नॉलेज के ऊपर, ठीक है, गलत नॉलेज के ऊपर नहीं। आपको आपकी जो नॉलेज है आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैंने तो यही समझा है, और मैं आपको एग्जैक्टली दिया, और उसके पीछे का आप उसको रीजन समझा दो, ना कि आप उसको चिल्लाओ कि मैं आपका योगा टीचर हूँ तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप दूसरों पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, उन्होंने 6 महीने का डिप्लोमा करा है, मैंने 3 साल की पढ़ाई करी है, एमए एमएससी किया है, तो आप मुझ पर ज्यादा भरोसा रखो, ऐसा नहीं होता। आप उसको रीजन दो ना कि आप क्यों सही हो, आप उसको समझाओ, आप उसको, वो तभी हो पाएगा जब आपको आपकी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा या आपके अंदर वो टीचिंग एबिलिटी होगी, वो चीज तभी होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। प्लस इम्पोर्टेंस क्यों है मेंटल, जो है अपना मेंटल प्रिपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों है, इट क्रिएट्स अ पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका स्टूडेंट भी अच्छे से आपको सीख रहा है, आप भी उसको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है। प्लस कम्युनिकेशन और स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। सामने वाले का आपसे कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा है तो आपकी वो क्लास स्मूथनिंग नहीं होगी, मतलब बैलेंसिंग नहीं होगी, जिसमें मजा नहीं आएगा स्टूडेंट को करने में, मजबूरी में करना है कर रहा है कि उसने आपको 1 महीने की पैसे दी हुई थी तो आप उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, उससे बात करनी है, उसकी सारी चीजें समझना है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है, तो वो तभी होगा जब आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन और अवेयरनेस अच्छी रखोगे। ये जो हमारा तीसरा जो पॉइंट था कॉन्सेंट्रेशन अवेयरनेस, उसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में पहली क्लास में कि उसके हाथ में एक फ्रैक्चर हुआ था 6 महीने पहले, तो उसको अभी भी कभी कभी दर्द होता है, तो आपको बीच बीच में उससे पूछना है, या आपको बीच में जब भी आप उसको आसनास करवाओगे तो आपको उससे पूछना है कि भाई आप ये जो है प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे मतलब उसको मतलब रिजॉल्व कैसे करवा पाओगे। प्लस आपको बीच में ध्यान रखना है उसकी चीजों का, तो उसके घर में अगर किसी को कुछ हुआ तो उसने आपको पिछली क्लास में बताया, आप आए आपने अपना इंस्ट्रक्शन करा चलेगा, ऐसा नहीं। आपको उसका कनेक्शन फील करवाना है कि आप घर में सब ठीक है, अच्छा आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, अब आपकी बेटी की तबीयत ठीक है, आपको वो कनेक्शन उसका फील करवाना है, कंफर्ट जोन आपको वहां लेना है। ठीक है, हाँ कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली अपने पर्सनल लेवल्स पे बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर हो, बट आपको उनको वो कंफर्ट जोन अगर आप दोगे तो फिर वो बात करेंगे आप। तो अगर वो कंफर्ट जोन होगा ना तो आपको भी मजा आएगा सेशंस करवाने में और सामने वाले को भी मजा आएगा आपके साथ योगा करने, तो वो इसलिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है मेंटल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, फिजिकल प्रिपरेशन जो है उसमें है कि प्रिपरेशन ऑफ बॉडी एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ टीचर इम्पोर्टेंट। आप खुद फिट नहीं हो, आपका खुद का वेट बढ़ा हुआ है, आपकी खुद का बेली बाहर निकल रहा है, आपकी खुद की हेल्थ खराब हो रखी है, आप पूरा टाइम उनके सामने आप पूरा टाइम स्नीज आउट कर रहे हो, कफिंग है आपकी सब चीजें, तो देखो हम है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ होती है कि हमारी भी तबीयत खराब होती है, हमारी भी चीजें हैं, बट लोगों का जो नजरिया है वो ये है कि अरे आप डॉक्टर हो, आप तो खुद ही बीमार हो,
क्यों भाई डॉक्टर है तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, या हमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो सकता तो हमारा थोड़ा सा वेट अप, बट स्टिल हमें अपने आप को उस हिसाब से दिखाना होता है, हमें प्रेजेंटेशन आना चाहिए, हम अपने आप को उस हिसाब से दिखाएं कि सामने वाले को लो फील ना हो कि अरे ये खुद ऐसा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। तो आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए और वो फिजिकली आप प्रिपेयर होना चाहिए किसी के लिए, आपका बॉडी, आपकी फिजिकल फिटनेस, सारी चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एस्पेक्ट्स बताते हैं। पर्सनल प्रैक्टिस यानी साधन खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद हमें रेगुलर आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। अगर हम खुद ही कोई पोस्चर नहीं करवा पा रहे तो दैट डजंट मीन कि आप तो सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे, क्या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे बनाओगे, कैसे आप उसकी स्ट्रेंथ बनाओगे। ठीक है, आप उसकी, आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, फिटनेस अच्छी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, 4 सूर्य नमस्कार के राउंड करके हाथ में लग गए, ये चीज दूसरे के सामने अच्छा शो नहीं करेगा, अच्छा नहीं दिखाएगा कि ये चीज सही। ठीक है, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट पोस्चर्स, आप पोस्चर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ये वाला पोस्टर नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ आप। ठीक है, होता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं फीमेल्स के लिए, उनको खुद को कोई इंजरी चाहिए तो वो नहीं कर सकते, वो सब एक अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम चीजों का आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कुछ सिचुएशंस को हटाकर। पोस्चर और अलाइनमेंट उन्हें दिखाना होता है, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट आप उन्हें दिखाओगे, आपका खुद का हाथ बैलेंसिंग नहीं है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, आप उन्हें कैसे समझाओगे कि आपको इस पोस्चर में दोनों हाथों को बैलेंस रखना है, सीधा रखना है, त्रिकोणासन में दोनों हैंड्स एक लाइन में होना चाहिए, आप कैसे दिखाते हो। प्रॉपर करेक्शन टेक्निक्स आपको बताना है कि आपको आसन में जाना कैसे है और आसन से वापस कैसे आए, वो आपको पूरा उन्हें समझाना होता है। आपकी आवाज क्लियर होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, आपके इंस्ट्रक्शंस, एनर्जी आपकी अच्छी हो, एनर्जी हमेशा मैच करना चाहिए योगा टीचिंग में। ऐसा नहीं कि सामने वाला बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, यू लाइक हाथ उठाइए, अब आप ऐसे कीजिए, बहुत डल लेवल पे आप अगर बोल रहे हो तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करता है। प्लस सामने वाला बहुत ज्यादा डल है और आप लगे और अब आप हाथ ऐसे उठा दो और आप ऐसे उठा दो, ऐसा नहीं, आपको आपकी उससे आपको आपकी एनर्जी मैच करना है, वो एक सही योगा टीचर की क्वालिटी है। ठीक है, एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक प्रेजेंस आपको उसको फील करवाना है। अगर वो बहुत ज्यादा डल है तो आप उसका एनर्जेटिक फील करवा दो थोड़ी देर देर में, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है वो किसी भी वजह से डल हो, वो रात में सोया नहीं हो, उसको पेन था, स्ट्रेस में था, कोई भी बात हुई है इसलिए वो डल फील कर रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल प्रिपरेशन की, तो वो सेफ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, एक एग्जाम्पल सेट करते हो आप उसके लिए। देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था, मैंने योगा करा, मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा स्ciatica के लिए, या अगर किसी को है, अगर मुझे कोई मेडिटेशन नहीं लेना पड़े, तो आप उसके लिए रोल मॉडल तो आपको बताना है। तीसरा आता है एथिकल प्रिपरेशन। तो एथिकल प्रिपरेशन कैसे, यम और नियम, हमारे जो एथिक्स है, डिसिप्लिन है, वैल्यूज है, आप खुद ही लेट आ रहे हो, लेट उठ रहे हो, आप लेट उनके लिए सब चीजें कर रहे हो, आपका टाइम कोई फिक्स नहीं है, 9 से 10 की क्लास 10:15 10:30 जा रही है, आपका मन तो आपने 9:15 छोड़ दिया, आपका मन नहीं है तो आपने बहुत आगे तक लेते, तो फिर प्रिपरेशन आपको अंदर से होने लगेगी। तो मोरल वैल्यूज और डिसिप्लिन को आप हमेशा फॉलो करोगे टीचिंग में, जैसे कि नॉन वायलेंस, आप वहाँ पे चिल्ला चोट नहीं करोगे, आप उनको चिल्लाओगे नहीं, आप उनको एंशियसली दिखाओगे नहीं, उनसे हमेशा हर चीज की ट्रूथफुलनेस के साथ बात करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपको खुद के ऊपर, नॉन पॉजिटिवनेस, अगर मेल फीमेल को योगा करवा रहा है तो उसके इंटेंशन वैसे नहीं होना चाहिए, वो टीचर और स्टूडेंट्स वाले इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, या फीमेल किसी मेल को योगा करवा रही है तो उसके इंटेंशन वैसे क्लियर होना चाहिए, उसके ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आपके इंटेंशंस खराब है, क्योंकि आप टीचर हो, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बड़ा होता है। प्लस नॉन पॉजिटिवनेस को फॉलो करना है, ये सब चीजें आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, हम लोग खुद वैल्यूज को। क्लीनलीनेस, आपको कुछ साफ रहना, आपके कुछ नेल्स बड़े हुए हैं, आपको नहाई नहीं, आपके पास स्मेल आ रही है, आपको बहुत अच्छे नहीं लग रहे, आपके बाल ठीक नहीं है, तो वो आप क्लीनलीनेस नहीं है, कंटेनमेंट यानी आप संतोष में नहीं हो, अच्छा मेरे मेरे आप मुझे सैलरी दे दो, मेरे को अभी ये लेना है, मुझे वो लेना है, इस तरीके से बात नहीं करना अपने स्टूडेंट्स से, डिसिप्लिन वे में रहना है, खुद से स्टडी करना है। अच्छा ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हर किसी के दिमाग में कुछ नया आता है, स्टूडेंट्स ने पूछा कि अच्छा आज ऐसा है, ठीक है आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तो अभी इतना पता है, मैं आपको कल और अच्छे से इसके बारे में समझ के बताऊँ,
तो आप जाके उसको बताते हो, या मैं आपके बात अच्छे समझ के बताऊंगी। तो वो कॉन्फिडेंस आपको शो करना होता है, प्लस सरेंडर करना गॉड को। तो आप खुद उस मतलब आप स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड रहोगे, तभी जाकर के आप दूसरों को कर पाओगे। ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी रिस्पेक्ट स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट से रिस्पेक्ट करना है, भले वो आपसे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, अगर वो आपको जो भी कुछ बता रहा है वो आपको शांति से सुनना है। आपको हर किसी को जाके उसको नाम के साथ नहीं बता रहे हैं कि अरे मैं यहाँ जाता हूँ, उस लोग का ऐसा है, उसके यहाँ का ऐसा, उसका या कुछ भी, उसकी पर्सनल चीजें, उनके डिवोर्स हो गया है या उनके पर्सनल इश्यूज, ऐसे आपको डिस्कस करना है। ठीक है। नाम नहीं लेना। आइडियाज के लिए हम दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं कि मेरा एक पेशेंट है, उसे ये प्रॉब्लम है, मेरा अप्रोच ये है ट्रीटमेंट का, लेकिन आपका क्या हो सकता है, आपका क्या सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बता दूँ हाँ वो क्लाइंट है, उसका नाम अंजलि है, अंजलि जो है उसकी ये प्रॉब्लम है, वो इतने साल की यहाँ रहती है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे मेंटेन करना है। जैसे यूनिफिकेशन को भी मेंटेन करना होती है, प्लस अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन। आपको उसको ऐसा नहीं है कि आपको उसको एकदम भड़का देना है, उसको परेशान सा करना है। बी पंक्चुअल रिस्पॉन्सिबल। आप हमेशा पंक्चुअल रहो, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, और उसकी हर चीज आपको बिल्कुल वैसे की वैसे ही करना है। भले वो खुद 10-15 मिनट लेट आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो भी टाइम पे आएगा। अगर आप पंक्चुअल हो, आप टाइम पर हो, तो प्लस रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार होना आपके बहुत जरूरी है। फिर इम्पोर्टेंस है आपके लिए एथिकल प्रिपरेशन। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाना। क्रेडिबिलिटी यानी आपकी खुद की एक इज्जत बनती है उसके सामने, आपकी खुद की एक इमेज बनती है, आपका खुद का एक वैल्यू बनती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, प्लस एक डिग्निटी होती है योगा के प्रति। ठीक है कि हाँ योगा जो है वो ऐसा नहीं है कि योगा प्रोफेशनल से क्या आते हैं हमारे घर आते, भले आप होम विजिट के लिए भी जाते हैं, लेकिन आपकी अपनी एक डिग्निटी है, आपकी अपनी एक चीजें हैं। तो आप उस चीज को तभी मेंटेन कर सकते हो जबकि आप अपने आप को इतना प्रोफेशनली उनको दिखाओगे कि हाँ हम योगा टीचर्स हैं, तो हम ऐसे ही नहीं है, हमें सारी नॉलेज है, हमारी वैल्यू है, हमें नॉलेज है, हमें बहुत अच्छे से सब चीजें पता है, हम आपकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, हम हॉलिस्टिक वे पे काम करते हैं। ये सब चीज आपको दिखाना पड़ेगा, तब वो आपकी रिस्पेक्ट, तब वो आपकी डिग्निटी को क्लियर कर पाएंगे, रख पाएंगे। ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्यों? A good yoga teacher maintains balance of उसको अपनी मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल और कंडक्ट एक्सरसाइज, तीनों चीजों में बैलेंस होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक सबको, जो भी प्रिपरेशन से मेंटल फिजिकल है। ठीक है। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इन योगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो योगा टीचिंग में अफेक्ट करते हैं? Effective teaching in yoga depends on understanding individual differences and conditions of student। यानी हर किसी की चीजें जो है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी योगा टीचिंग कैसी है। A teacher must adapt methods according to कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना है? एज, हेल्थ, एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ लर्नर्स। 4 लेवल पे टीचिंग हमारी अफेक्ट होती है। कैसे होगी? पहला है एज फैक्टर। पहला है एज फैक्टर। एज फैक्टर कैसे होगा? डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं और हर एज ग्रुप का अपना अपना एक मेंटल लेवल होता है, अपना अपना एक डिफरेंस होता है, अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है योगा की, टीचर्स की, आपकी रिस्पेक्ट। ठीक है। फिजिकल कैपेसिटी, अटेंशन स्पैन, लर्निंग एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। बच्चों को आपको एक चीज सिखाओगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एक 45 प्लस लोगों को आपको सिखाओगे, उनको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, तो आपको उतने आसानी से नहीं समझ पाएंगे जितना एक मिडिल एज के लोग आपको समझ जाएंगे। ठीक है। उनका अटेंशन लेवल अलग होगा, बच्चों का अटेंशन लेवल अलग होगा, मिडिल एज का अटेंशन लेवल अलग होगा, यंग लोगों का अटेंशन लेवल अलग होगा। वो आपको समझना होता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी आपको समझना होती है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है टीचिंग अकॉर्डिंग टू एज। कैसे करोगे आप? बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो तो शॉर्ट और फन। बच्चे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि अरे आप ये हाथ उठाओ, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा फन लविंग बनाना पड़ेगा वो सेशन। आपको अच्छे सेशंस उनको देना पड़ेंगे, जैसे आपको उनको बताना पड़ेगा कि अरे देखो ये गेम रनिंग ऐसे होती है, अच्छा अब आप ये करोगे तो ऐसे होगा। तो फन लविंग चीजें आपको उनके लिए बताना पड़ेंगी, तब वो आपके साथ योगा सेशन एंजॉय कर पाएंगे। गेम स्टोरी बताना पड़ेगी कि अरे मेरी ये ऐसा है, आपको पता है जो ये पोस्टर करता है उसके साथ भले वो फेक स्टोरी, बट आपको उनको एंजॉय करने के लिए बताना पड़ेगा। अवॉइड लॉन्ग होल्डिंग पोस्टर्स, बच्चे नहीं कर पाएंगे ज्यादातर होल्ड पोस्टर, तो हमको ऐसे पोस्टर्स उनको करवाना ही नहीं। ठीक है। फिर अडल्ट की बात करते हैं, तो अडल्ट जो है
वो बैलेंस प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन इंक्लूड रहेगा, रिलैक्सेशन इंक्लूड रहेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उनको हमारे लिए फोकस करना है। ठीक है। एल्डर्स जो है वो जेंटल और स्लो मूवमेंट्स करेंगे। हम उनको नहीं बोलेंगे कि आप डायनेमिक पोस्चर्स करो, आप एडवांस आसन करो, हम उनको नहीं बोल सकते। तो एज के हिसाब से हमारी टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो हमारा जो ज्यादा फोकस रहेगा किसके ऊपर रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, रिलैक्सेशन के ऊपर ज्यादा। तो इस तरह से एज जो है वो हमारी टीचिंग मेथड्स को डिफरेंस करती है और इफेक्ट करती है। तो हमें किस एज ग्रुप के लोगों को हम सिखा रहे हैं उस तरह से हमारी टीचिंग है। टीचिंग शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है हमारा हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर में इंपॉर्टेंस क्या है, स्टूडेंट्स में हैव, तो लोगों को डिसीजेस हो सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं, स्पेशल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी है, पोस्ट नेटल है, सी सेक्शन हुआ है 15-20 दिन पहले और उसको स्टार्ट करना है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कुछ लोग। अब 20 दिन के सी सेक्शन के 20 दिन के बाद आप उनको क्या योगा करना है, तो आपको उस हिसाब से उनको समझाना होता है कि एटलीस्ट आप मारना हल्की फुल्की आप मेडिटेशन कर दीजिए, आप हल्का फुल्का ब्रीदिंग, इसकी बेली के ऊपर ज्यादा बल चलाया, आपने वो कर लिया, 15-20 मिनट करवा लिया आपने, थोड़ी बहुत देर आपने उससे बैठ के बात कर ली, काउंसलिंग कर ली, उसकी चीजें पूछ ली, बच्चा छोटा है, रात भर सो नहीं पा रही, वो बैठ कैसे पा रही, उसको प्रॉब्लम्स क्या है। तो इस तरह से हमें कस्टमाइज करना होता है अपना सेशन हेल्थ के हिसाब से। तो टीचिंग अकॉर्डिंग टू हेल्थ कैसे हो सकती है, मॉडिफाइड पोस्टर्स बेस्ड ऑन कंडीशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए कि सामने वाले की कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से आप किसी भी पोस्टर को मॉडिफाई करना है। ठीक है। हाथ जरूरी नहीं है ना कि हमें त्रिकोणासन में दोनों हाथों को एक लाइन में रखना है तो रखने ही, इसके से झुकते ही नहीं मन रहा है तो वो कैसे रखेगा। एंकल होल्ड करना है तो करना ही है, ऐसा नहीं है, आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हेल्थ के हिसाब से, कंसर्न से, सिचुएशन के हिसाब से वो हमें करना होता है। प्लस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। बैक पेन में जो प्रैक्टिसेस नहीं करवाते हैं उनको नहीं करना है, ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग, ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग, सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच करवाते हैं वो करवाना है। और जिसको अगर कभी अपेंडिसाइटिस वगैरह है उसको नहीं करवाना है, जिसको प्रेगनेंसी उसको बहुत ज्यादा मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाना है। जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पोस्टर्स उनको हम नहीं करवाएंगे। फोकस ऑन थेरेपेटिक योगा व्हेन नीडेड। अब क्योंकि हेल्थ की बात है तो हेल्थ जहाँ पे आती है वहाँ पे थेरेपेटिक योगा आता है, क्योंकि थेरेपेटिक योगा की वजह से हम उनको ठीक कर पाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात है, बैक पेन है, अवॉइड डीप फॉरवर्ड जो मैंने बताया, हाइपरटेंशन है, अवॉइड इन्वर्जन्स, अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि उससे प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा हाथ के ऊपर। प्रेगनेंसी में जेंटल और सेफ प्रैक्टिसेस करवाते हैं, आप उसको जंपिंग जैक्स नहीं करवा सकते प्रेगनेंसी में, क्योंकि आप उसको गौमुखासन नहीं करवा सकते, आप उसको ऐसे कोई भी पोस्टर्स नहीं करवा सकते, वो प्रीनेटल योगा एक अलग ही सेशन है। सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच इज एसेंशियल। तो उनके लिए आपके लिए आपके स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपको उनको दिखाना है कि देखो मुझे कितना आता है, ऐसा नहीं, आप उनकी हेल्थ के हिसाब से उन्हें चीजें करें, वो सही योगा टीचर को है। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे असर करेगा आपकी टीचिंग को। कंफर्ट, उनका कंफर्ट कितना है आपके साथ, वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्लीन और हाइजीनिक प्लेस है, प्रॉपर वेंटिलेशन है वहां पे तो उनको योगा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ क्वाइट एंड पीसफुल सराउंडिंग। चिल्लाचोट हो रही है पूरे में आप उनको मेडिटेशन करवा नहीं कर पाएंगे, है ना, योगा भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एडिक्वेट स्पेस एंड लाइटिंग, ठीक है। फिर आता है गुड एनवायरनमेंट एनहेंसेस लर्निंग एंड रिलैक्सेशन। अच्छा जो एनवायरनमेंट है उससे आप लर्निंग और रिलैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं। फिर है आपका लेवल ऑफ स्टूडेंट। अब लेवल ऑफ, जहाँ तक समझ में आया, एज, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जी मैम। फिर आता है लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के भी अलग अलग लेवल है। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि हम एडवांस आसनास ऐसे नहीं कर रहे, जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है उसको हम एडवांस आसनास कर रहे हैं। तो बिगिनर है, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को हमें उससे पूछना है जो पहली क्लास में आपने पहले कभी योगा किया है तो किस लेवल तक किया है, आपका लेवल क्या है, आपने बिगिनर लेवल किया है, इंटरमीडिएट किया है या एडवांस किया है, तो वो लेवल हमें समझ के करवाना होता है। तो बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल अगर है तो उसके हिसाब से हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उससे हमारी टीचिंग प्रैक्टिस। तो उसमें आता है टीचिंग अकॉर्डिंग टू लेवल। तो बिगिनर लेवल से तो उनको बेसिक पोस्चर्स करवाए, ताड़ासन हो गया, वज्रासन हो गया, जनरल वक्रासन हो गया, ये सब चीजें करवाई। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं, लंबी गहरी सांस लीजिए, आप धीरे से अपना हाथ उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, ऊपर से अपनी उंगलियों को आपस में जकड़िए और धीरे से करके आप स्टार्ट कीजिए।
इंग्लिश में भी अगर आपको दे रहा है तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस आपको देना होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स। तो अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन बिगिनर्स जो है उनको तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है कौन सा क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एडवांस वालों को अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं भी करो, समझा दोगे उनको समझ में आएगा। इंटरमीडिएट वालों को मॉडरेट डिफिकल्टीज वाले करवाते हैं जिससे हल्की फुल्की चीजें हो, अलाइनमेंट और होल्डिंग अच्छी हो उनकी, उसको अपन सही करवाएंगे। एडवांस वाले जो होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स पोस्चर्स करवाते हैं, लॉन्गर होल्डिंग, ज्यादा 5, 7, 10 काउंटिंग्स का होल्ड करवा सकते हैं, एडवांस टेक्निक्स आप उनको करवा सकते हैं, जिस तरह से आपकी जो टीचिंग है वो पूरी एग्जैक्ट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए, तो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। किसी को डाउट? ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग और लर्निंग क्या है, क्यों आप अगर योगा स्टूडेंट हो तो आप कुछ सीखोगे, आप किसी को सिखाओगे, आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए योगा एजुकेशन के लिए वो। The relationship between teaching and learning process is highly interconnected. कैसे? With each influencing and supporting the other. यानी एक इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि उसका मन नहीं है, आप उसको योगा करवाए जा रहे हो, आप उसको कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे एनकरेज नहीं होना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपको कुछ बोल नहीं रहा, वो आपके साथ प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहा और आप करवा रहे हो। एक तरफा नहीं होती है, दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअली होती है, साथ में होती है, तब जाकर हम उस चीज का इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मीनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम टीचर लर्निंग प्रोसेस देख रहे हैं। तो टीचर लर्निंग प्रोसेस इज एन इंटरैक्टिव, यानी दोनों बात कर रहे हैं, सिर्फ आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, पूरे 45 मिनट 50 मिनट 60 मिनट आपने इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसा नहीं। इंटरैक्टिव होना चाहिए, बात करो, टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ से उतने ही एफर्ट्स होना चाहिए, तब उस चीज का मतलब निकलता है, वो सभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर की गाइडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को लर्न करना है उसके एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस टीचर्स। इन योगा लर्निंग इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल, यानी टीचिंग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि योगा जो है उसमें यम होते नियम होते हैं, हमको उसको प्रैक्टिकल करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है और अपने एक्सपीरियंस करना होगा, ठीक है। ये हमारा मेन पर्पज है। फिर है नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग इन योगा। तो कौन कौन से नेचर ऑफ टीचर, तो होलिस्टिक बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों चीजों में आपको बैलेंस रखना जरूरी है। एक्सपीरियंशियल यानी लर्निंग बाय डूइंग, आप करते जाते हो, आप सीखते जाते हो, आपको ये स्टूडेंट्स को बताना है कि आप करोगे नहीं तो आप सीख भी नहीं पाओगे, आप वो प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे। इंडिविजुअलाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स आपको बताना होता है, प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप आज करोगे तो 6 महीने बाद करोगे तो वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी, आपको उसको रोज करना है, आपको 3 दिन करना है, 4 दिन करना है, 5 दिन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको करना रोज पड़ेगा, ये आपको हमने एक्सप्लेन करना है। कंपोनेंट्स कौन कौन से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, सीधी सी बात है, टीचर होना जरूरी है, स्टूडेंट होना जरूरी है, मेथड होना चाहिए, प्लस एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये 4 चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। सॉरी, कंटेंट। तो पहला है टीचर, टीचर यानी सोर्स ऑफ नॉलेज, आप इम्पोर्टेंट हो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सीखना चाहे एक्चुअली आपसे। कंटेंट, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिलोसफी, सारी चीजें हमारे पास कंटेंट है, तो तब हम उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे। प्लस मेथड, डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, और एनवायरमेंटल यानी कंड्यूसिव हो आपका जो सेशन है, पीसफुल हो और सपोर्टिव सेशन, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के ये कुछ कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं? पहली आएगी प्लानिंग। प्लानिंग तो जरूरी है क्योंकि लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। आप हमेशा क्लास से पहले बताओगे कि आपको क्या, आज आप उसको कौन कौन से आसन करवाए, आज आपका उसको योगा में आप किस चीज पे फोकस करोगे, आज आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रेचिंग पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, थेरेपी पे फोकस कर रहे हो, या आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है कि आज का आपका सेशन किस चीज पर बेस्ड होगा, है ना। जैसे हम किसी सेशन को, इंसान है आपके पास 3 महीने के लिए आया, उससे आपसे 3 महीने का प्लान लिया, तो आपको वो लेसन प्लान बनाना है कि आप उसको 3 महीने में क्या करवाओगे। तीनों महीने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप इम्प्रूव नहीं करवा सकते, आप उसको ये बोल दो कि हम 3 महीने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करें, पहले दिन भाग जाएगा वो आपके पास। आपको उसको पूरा प्लान देना है। पहले कुछ दिन हमें आपको स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है,
हम स्ट्रेचिंग्स की तरफ जाएंगे, फिर हम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी तब आप अच्छे से पोस्चर्स कर पाओगे। फिर उसके बाद हम आपकी स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी साथ में हमें करवाना है। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल कोई ओबेसिटी वाला आया है, उसके लिए मैं आपको एक प्लान दी हूँ कि मैंने आपको ये बोला कि पहले हम आपकी स्ट्रेचिंग पे फोकस करेंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे ताकि आपकी शरीर की स्टिफनेस चली जाए। पहले दिन में वजन कम नहीं हो जाएगा, तो पहले दिन से हम वजन कम नहीं करवा सकते। हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, फिर हम उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करवाएंगे, फिर हम स्ट्रेंथ लेकर आएंगे, उसकी जॉइंट्स को, मोबिलिटी को, मसल्स को स्ट्रेंथ तो करना है, तभी तो वो आगे जाकर के फास्ट एक्टिविटीज या कार्डियो एक्टिविटीज कर सकेगा, तभी तो उसका वजन कम होगा। फिर उसके बाद हमें उसकी नी पेन का प्रॉब्लम है, फिर हम उसकी नी स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे। फिर उसको स्ट्रेस भी है, तो फिर हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। फिर अगले 2 हफ्ते फिर हम उसके साथ ओबेसिटी के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद फिर उसको डायबिटीज है उसके साथ भी हम कुछ कोशिश करेंगे। पूरा लेसन प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपके पास रेडी होना चाहिए कि आज का प्लान हम क्यों कर रहे हैं, आज का सेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है आज के सेशन का। प्रेजेंटेशन डिमोन्स्ट्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, प्रैक्टिस स्टूडेंट को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं स्टूडेंट आए बोले आप मुझे बताइए मैं सुन रहा हूँ, नहीं, आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको एक एक जो चीज बता रही हूँ, मैंने अगर आपको नए कंपोनेंट बताया तो आप उस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। फीडबैक और करेक्शन, आप हमेशा टीचर करेक्ट मिस्टेक्स तो टीचर हमेशा उसको फीडबैक दे कि आपका आज की चीज ऐसी थी, तो हम उस चीज को अगली बार सही कर देंगे। पहले दिन में वैसे भी कोई पोस्चर अच्छे से नहीं होता है, तो हम उसको आगे सही करेंगे। नहीं आपने पोस्चर अच्छा किए हुए, हम ऐसे नहीं बात कर सकते, हमको उसको अच्छे से इजीली फीडबैक देके करेक्ट करना होता है, इवेलुएट करना होता है लर्निंग प्रोसेस को कि वो किस तरह से सीख रहा है, सीखना चाह भी रहा है या नहीं, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं योगा टीचिंग में? डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, डिस्कशन और प्रैक्टिकल टाइम ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मेथड्स को क्यों पढ़ना है हमें? तो इम्पोर्टेंस है एंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, इम्प्रूव स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी इफेक्टिव लर्निंग के लिए यानी आप उसको प्रॉपरली अच्छे से कुछ सिखा पाओ, स्किल आपकी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, प्लस आप अपना डिसिप्लिन को डेवलप कर पाओ और अपनी अवेयरनेस को डेवलप कर पाओ, एक अनुशासन डेवलप कर पाओ, इसलिए मेथड इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स हमने बताया, टीचिंग इज अबाउट शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, टीचिंग में आप अपने नॉलेज को, स्किल्स को शेयर करते हो, लर्निंग में आप रिसीव करते हो, समझते हो, आप अप्लाई करते हो। ये जो 2 डिफरेंस है इन दोनों के। अब फीडबैक मैकेनिज्म, जो इम्पोर्टेंट है फीडबैक। In terms of feedback mechanism, the relationship between teaching and learning is that in the teaching process, responses and achievements from learners provide, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि आपने उसको क्या समझाया, वो आपसे कितना सीखा, उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या आपसे लर्न किया, तो सब चीजों का फीडबैक देना भी जरूरी है, ठीक है, वो देखेंगे। प्लस फीडबैक फॉर टीचर्स फॉर टू एडजस्ट देयर मेथड, फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट ताकि आप अपने मेथड्स में थोड़ा सा चेंजेस कर सको, स्टूडेंट्स के लिए भी चेंजेस कर सको। फिर आता है वेयर इज कंटिन्यूअस असेसमेंट इन लर्निंग हेल्प इन मॉडिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट। ये एक मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज है। जी हाँ, तो फीडबैक हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम उसको टीचिंग प्रोसेस कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा, अचीवमेंट कैसा है वो हम समझ पा रहे हैं, उसके मेथड्स को हम समझ पा रहे हैं, प्लस कंटिन्यूअस असेसमेंट लर्निंग में उसको कैसा लग रहा है, हेल्प इन मॉडिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, आप अपनी स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकते हो, आपका जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स के साथ वो आप अच्छा कर सकते हो। तो फीडबैक हमेशा जरूरी होता है, स्टूडेंट्स के साइड से भी और टीचर के साइड से भी, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी चीजों को और बेटर कर पाओ। प्लस अडेप्टेशन, पर्सनलाइजेशन क्यों जरूरी है, टीचर अडेप्ट टू देयर मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं उसमें, तो टीचर अडेप्ट टू देयर मेथड्स ऑफ टीचिंग सो दे कैन सूट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। टीचर क्या करता है, फीडबैक क्यों लेता है, ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज और जो प्रोसेसेस होती है उनको अपना पाए और स्टूडेंट्स को सिखा पाए।
पहले दिन से कोई सब कुछ नहीं सीख लेता है, आप जैसे जैसे आपकी टीचिंग करते हो आपकी टीचिंग और ज्यादा इम्प्रूव होती जाती है, क्योंकि आप ही नए नए मेथड्स को आप लर्न करते हो, अप्लाई करते हो, सीखते हो, और एबिलिटीज जो है प्लस इनहेंस कर रही है आपकी इंडिविजुअल प्रोसेसेस को। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्नर्स जो होते हैं उनका एक यूनिक वो होता है अंडरस्टैंडिंग है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हाउ टीचर्स प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर देयर लेसन्स, जिस तरह का आपका लेसन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप उनको समझाओगे, जिस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करोगे, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक था अडेप्टिव एंड पर्सनलाइजेशन, यानी आप उस चीज को कितना अच्छे से आप वो कर पा रहे हो, मतलब अडेप्ट कर पा रहे हो, अपनी लेसन प्लान में रख पा रहे हो, स्टूडेंट्स कितनी जल्दी आपसे लर्न कर पा रहे हैं, प्लस पर्सनलाइजेशन आप उसके हिसाब से क्या चेंजेस कर पा रहे हो सेशन में, वो इस मेथड में आता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव कैसे होगा, उसको कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि किसी का म्यूट ऑन हुआ तो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में अगर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज इन टर्म्स ऑफ अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, यानी साथ में मिलके अगर हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे। तो लर्निंग ऑफन थ्राइव्स इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट फोस्टर्ड बाय टीचिंग दैट एनकरेजेस इंटरैक्शन एंड डिस्कशन, यानी लर्निंग जो है उसमें ऐसा होगा कि जैसे वन ऑन वन सेशन, उसमें क्या होगा कि सामने वाला आपसे पूछे, उसका भी इंटरेस्ट आए, वो आपको समझाए, वो आपसे पूछे बार बार कि ये चीज ऐसी कैसे होगी, ये चीज ऐसी कैसे होगी, वो आपको देखना होता है। ग्रुप टीचिंग्स में है उसमें भी आपका डिस्कशन लेवल्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि एक को हाई एक्टिविटीज करना है, एक को करने नहीं है। तो इन सब चीजों को समझ के आपको चलना है और आपको उस तरह की प्रैक्टिस करना होती है उस सेशन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द टीचिंग प्रोफेशन में ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग। मैंने आप लोगों को बताया कि हम पहले दिन से बहुत अच्छी टीचिंग नहीं कर सकते, हमारी टीचिंग दिन पर दिन इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो योगा प्रैक्टिस हो, चाहे वो थ्योरी क्लासेस हो, चाहे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हर चीज धीरे धीरे करके होती है। तो आपको खुद आपके एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होकर चीजें सीखना। Lifelong learning for both teachers and students is a testament to the continuous cycle of teaching and learning. ठीक है, लाइफलॉन्ग लर्निंग जो होती है तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो वो कंटिन्यूस साइकिल टीचिंग और लर्निंग की बनी रहे, कुछ आप उन्हें सिखा रहे हो, कुछ वो आपसे सीख रहे हैं, म्यूचुअली सब चीजें होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू लर्नर्स नीड्स। कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम उसको समझेंगे, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसको इंग्लिश नहीं आती है और उसको इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको हिंदी भी नहीं आती है, उसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, हाउस वाइफ है, बहुत सीधी सादी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको आप समझा दियो ब्रीदिंग टेक्निक जैसी होगी वैसी होगी, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो उसकी हिसाब से उसके रिस्पॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग को देख करके हमें उसको समझाना होता है। Whereas learning is not just cognitive but also emotional. लर्निंग जो है वो हमेशा सिर्फ सीखने के लिए नहीं होती बल्कि इमोशनल लेवल होता है, जो कि आपकी एम्पैथी यानी आप कितना समझ रहे हो सामने वाले को, आपका जो सपोर्ट है टीचर का, वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। In essence, teaching and learning are not isolated processes but are deeply woven into the fabric of education, each constantly shaping and enhancing curriculum. मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस इम्पोर्टेंट है और एक नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी है। एक डिफरेंस है जो हम देख लेते हैं टीचर में और लर्निंग में, एक टेबल है। टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज विद ईच अदर, यानी आप अपनी खुद की जो नॉलेज है, स्किल्स है, वैल्यूज है, वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, वो जो एक्ट है वो टीचिंग है। लर्निंग ऐसे के प्रोसेस है जिसमें लर्नर जो है वो स्किल्स, वैल्यूज और नॉलेज को ले रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। टीचर एक्ट है, लर्निंग एक प्रोसेस है। फिर टीचर जो है एक उसमें प्लानिंग, स्ट्रेटजीज और प्रेजेंटिंग हमें चाहिए होती है। हम प्लान करें, मैं आपको आज क्लास देने आएंगे तो मेरा पूरा प्लान होना चाहिए, मुझे ये आपको बताना है, मैं आपको पूरा स्ट्रेटजीज के साथ समझाऊंगी और प्रेजेंट करूंगी, मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, मैं सिर्फ पढ़ा के नहीं जाऊंगी, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीजें भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव एंड पैसिव अब्जॉर्प्शन।
एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इसमें स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है चाहे आप पढ़ रहे हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन साइलेंट पे आप बस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आपके कुछ डाउट्स नहीं है, आप बस सुन रहे हैं जो टीचर बोल रहा है। दिस इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विद प्रोसेसिंग नॉलेज, वो जिस हिसाब से भी प्रोसेस। टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी किस हिसाब से उसका फ्लो रहेगा, इंफॉर्मेशन कैसे आप उसको बताओगे धीरे धीरे करके, उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। लर्नर जो होते हैं वो उनके एंगेजमेंट्स को कंट्रोल रखते हैं। इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन मतलब उनको समझ में आता है कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन उनके काम की है, कौन सी नहीं है, वो समझ पाते हैं उस चीज को। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द इंटरेक्शन इज ऑफन वन वे, यानी टीचर की तरफ से एक ही होता है, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, बट कैन बी इंटरेक्टेड। कई बार सिर्फ टीचर बोलता जाता है, बच्चों की तरफ से कुछ नहीं आता, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं आता, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। प्राइमरीली इंटरनल विद इन द लर्नर बट कैन इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर्स। प्राइमरीली इंटरनल है लेकिन लर्नर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कितना ज्यादा इंटरेक्टिव रख सकता है। टीचर रिस्पॉन्सिबल है क्लियर, एक्यूरेट और एंगेजिंग मटेरियल देने के लिए। लर्नर जो है उसको अपना अटेंशन देना होता है, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को अप्लाई करना होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है। यह एक छोटा सा टॉपिक ही बचा है, उसको कर लेते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, फिर हमारा एक यूनिट डन हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट लेसन प्लानिंग क्लास मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम। तो हमारा है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। अब गुरु शिष्य कथा सब लोगों ने सुनी कि उनके बीच का रिश्ता कैसे होता है। तो अ सेक्रेड एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, यानी एक पवित्र अच्छा रिश्ता एक गुरु और शिष्य के बीच का, गुरु एंड स्टूडेंट यानी शिष्य, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट पे। तभी आप कॉन्फिडेंशियल रखते हो, आपको अपनी सारी पर्सनल चीजें बताता है, आप सब कुछ से शेयर करता है। रिस्पेक्ट, टीचर को स्टूडेंट की रिस्पेक्ट, स्टूडेंट को टीचर की रिस्पेक्ट। गाइडेंस, तीनों चीजें होना चाहिए। तो आपको बता रहा है आप क्या उसके हाथ में दर्द है, अच्छा ठीक है वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा, अब थोड़ा गाइड करो कि आप कल आपने स्क्वाट्स किए थे इसलिए आज आपके पैरों में हल्का फुल्का दर्द रहेगा, आपने ये वाली एक्टिविटी की इसलिए आज आपके हाथ में दर्द है, ऐसा करा था तो इसलिए आज हल्का फुल्का स्ट्रेच भी होगा, उसको आप पहले से तो वो तरीका है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का। फिर आता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, गुरु शिष्य परंपरा। तो टीचर एक मेंटोर है, एक गाइड है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो ओबीडियंस और डेडिकेशन शो करता है, यानी टीचर की तरफ, जो टीचर बोलेगा वैसा हम करेंगे। ओबीडियंट होता है, जो टीचर बोलेगा वो हम सुनेंगे, वही चीज हमें करना है। तो लर्निंग जो है वो क्लोज इंटरेक्शन के बीच में होती है, दोनों एक दूसरे को समझ के करते हैं। क्या क्या क्वालिटीज है गुड टीचर के हमने ऊपर पढ़ी, स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। नॉलेजेबल होना चाहिए, पेशेंट और कंपैशनेट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, खुद वैल्यूज को फॉलो करे, अनुशासन में खुद रहे पहले तब दूसरे रहेंगे, और अच्छा कम्युनिकेट। क्वालिटीज क्या है गुड स्टूडेंट के, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर के लिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर जैसे कुछ बोल रहा है, प्रैक्टिस रेगुलर करे और लर्निंग के लिए ओपन रहे, उसको पूछने ही नहीं, उसको कुछ समझने ही नहीं चाहिए मैं आसन करने आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस आसन की बेनिफिट्स क्या है, मैम मुझे उस चीज कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या है, तो वो हमें नहीं करना। तो वो दोनों तरफ से इंटरेक्टिव और दोनों तरफ से उतना म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। हम बोलेंगे कि हमारा काम है योगा सिखाना, उनका काम है योगा सीखना, हम वहाँ पे रिलेशनशिप को बनाने जा रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो आपके साथ अच्छे से कर पाए, इनहेंस करेगा इफेक्टिवनेस और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट। ठीक है, फिर हमारा मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, मोर इंटरेक्टिव और फ्रेंडली होना चाहिए हमारा सेशन। टीचर जो है फैसिलिटेटर और मोटिवेटर की तरह हमेशा से एक्ट। ये हमारा एक्चुअल में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। किसी को भी कोई भी डाउट है, वैसे आई नो मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। No, मैम डाउट नहीं। मैम आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कुछ ऐसा नहीं, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो थैंक यू सो मच। सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे। हम सेकंड यूनिट हमारा लेसन प्लानिंग और क्लास मैनेजमेंट का है। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग पूरा प्रॉपरली हर क्लास में इसको बहुत अच्छे से ले, ठीक है। तो
क्योंकि आप लोगों को ये जब योगा एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप अभी पढ़ा है मैं इसको रियल में फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि हमें देखो अल्टीमेटली हमें योगा प्रैक्टिस तो करना ही है। अल्टीमेटली हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी टीचिंग तो करना ही है। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो हम कभी भी वो अच्छी नहीं कर सकते। कर तो पाएंगे बट अच्छे लेवल में नहीं कर सकते। तो वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी हो जाए, है ना। तो आई वांट कि कोई भी मिस ना करे इस क्लासेस। तो नेक्स्ट सैटरडे को हमारा ये यूनिट पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि योगा टीचिंग काफी ज्यादा वास्ट है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं सैटरडे को। सब लोग टाइम से ज्वाइन करें, टाइम से स्टार्ट करें। जय श्री कृष्णा सभी।